नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर आधुनिक भारत के इतिहास का। और मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बक्सर का युद्ध या फिर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है दोस्तों, देखिए प्लासी का युद्ध लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको आई बटन में लिंक भी दिख रही होगी, है ना। तो देखिए मैंने आपको प्लासी का युद्ध जब पढ़ाया था 1757 का, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं या फिर ऐसे युद्ध होते हैं या फिर घटनाएं होती हैं जिनका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और उन घटनाओं के कारण से पूरा का पूरा इतिहास की दिशा ही बदल जाती है, पूरा पूरा इतिहास ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वो घटनाएं ना हुई होती तो हो सकता है आज हम कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते हैं ना। तो उसी में से एक था, जैसे हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, उसी प्रकार से एक युद्ध था बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गए थे किसके, अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पूरे इंडिया में एक प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेज़ों का अच्छा खासा नियंत्रण हो गया था, क्योंकि उस टाइम तक डच भी बाहर चले गए थे, है ना। इसके अलावा फ्रांसीसी भी वांडीवास के युद्ध के बाद बाहर चले गए थे, थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद, है ना। 1759 में वेदरा के युद्ध के कारण डच भी हो गए थे। ठीक है, यहाँ से बंगाल के नवाब तो वैसे भी पपेट नवाब के रूप में कार्य कर रहे थे ना, प्लासी में ही हमने देखा था, बक्सर में भी हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र में बैठे हुए थे, ठीक है, मुगल बादशाह, वो भी कहीं ना कहीं इनकी शर्तों के नीचे दब चुके थे बक्सर के युद्ध के बाद। तो सारी चीज़ें हम बक्सर के युद्ध के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा प्लासी का युद्ध जब हुआ था और कुछ संधियां हुई थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ना। तो प्लासी का युद्ध हुआ था जो, ठीक है, इसके बाद जब अंग्रेजों ने युद्ध जीता था, ठीक है, तो इन्हें 24 परगना एक जगह है बंगाल में, ठीक है, 24 परगना क्षेत्र की अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी, है ना, दीवानी या फिर जमींदारी। ठीक है, दीवानी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो ये 24 परगना क्षेत्र है या फिर किसी भी क्षेत्र की यदि किसी को दीवानी मिल जाती है तो उस क्षेत्र का, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है ना, ठीक है, इस क्षेत्र की मान लो किसी को दीवानी मिल गए, तो अब इस क्षेत्र का जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, है ना, पूरा कौन करेगा, जिसको ये ए व्यक्ति मान लो कोई है जिसको इस क्षेत्र की दीवानी मिली है, तो पूरा टैक्स कलेक्शन वगैरह जो है, यहाँ का जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसके पास आएगा, ए के पास। तो वही चीज़ हुई थी, 24 परगना की जो दीवानी और जमींदारी किसको मिल गई थी, अंग्रेजों को मिल गई थी प्लासी के युद्ध के बाद, है ना। किसको मिल गई थी, अंग्रेजों को मिल गई थी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया था। ठीक है, और क्या हुआ था, इसके अलावा करीब 2,34,000, ठीक है, रुपए किसको मिले थे, रॉबर्ट क्लाइव को, है ना, रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्रतिनिधित्व किया था प्लासी के युद्ध में, है ना, अंग्रेजों का, तो उसको 2,34,000 रुपए दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा करीब 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए किसको मिले थे, इनकी सेना को मिले थे, सेना और नाविकों को मिले थे जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें युद्ध के बाद इनको मिली, तो अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा रियायतें दी गई थी बंगाल में। एक प्रकार से जो नवाब बने थे, है ना, कौन बना था नवाब, मीर जाफर को बंगाल का क्या बनाया गया था, नवाब, बंगाल का नवाब। देखिए मीर जाफ़र कौन था, मीर जाफ़र था सिराजुद्दौला का सेनापति, जो कि अंग्रेजों ने अपने छल का प्रयोग करके इसको लालच देकर कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, अपनी ओर कर लिया था। ठीक है, और जब मीर जाफ़र युद्ध में जब सिराजुद्दौला युद्ध में मारा गया, ठीक है, आसानी से अंग्रेज युद्ध जीत गए थे, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, तो उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब ये जो नवाब बनाया जाता है एक प्रकार से पपेट नवाब होता है, जो कि अंग्रेजों के इशारों पर कार्य करेगा, है ना। यहाँ से अंग्रेज पूर्णतः शक्तिशाली हो गए थे प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये उसका रिजल्ट था प्लासी के युद्ध के बाद। अब मीर जाफ़र बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ है, जो कि अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहा है ना। अब हम यहाँ से आगे की स्टोरी समझते हैं। अब देखिए 1757 में, है ना, बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र।
ठीक है। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर जाफर, एक प्रकार से पपेट नवाब था। ठीक है। अब देखिए क्या होता है 1757 के बाद से, अब जो मीर जाफर बैठ तो गया बंगाल की गद्दी पर किसके सहारे पर काम कर रहा था? अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों का क्या लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था इनको 24 परगने की जमींदारी मिली थी। देखिए जो पूरा का पूरा दोस्तों बंगाल क्षेत्र था ना, ये काफ़ी ज़्यादा संपन्न क्षेत्र था, है ना, बहुत ज़्यादा संपन्न था, यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। ठीक है। तो जब इनको 24 परगने की जमींदारी मिली ना, तो इनका अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन, अच्छा खासा पैसा यहाँ से जनरेट हो रहा था। और उनको पता था कि बंगाल का कहीं ना कहीं उनकी नज़र थी कि सारे क्षेत्र और भी जिले जैसे 24 परगना है, इसके अलावा अन्य जिले, अन्य क्षेत्र भी हमें, अन्य क्षेत्रों की जमींदारी भी हमें दी जाए, ताकि और ज़्यादा हम पैसा कमा जाए। अंग्रेज लालची तो थे ही, है ना, उनको सिर्फ पैसों से मतलब था, है ना, जनता से तो कोई मतलब नहीं था। तो इस प्रकार से मीर जाफर जब तक इनको पैसा देता रहा, है ना, तो तब तक तो ये ठीक थे, है ना, तब तक तो ये बंगाल का नवाब बना रहा है। ये कब से कब तक था? 1757 से 1760, है ना। इसका कार्यकाल याद रखिए, 1757 से 1760 तक था ये, है ना। तो देखिए जब तक ये अंग्रेजों के इशारों पर कार्य करता रहा जब तक तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा इसने अंग्रेजों से कटना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगा। कैसे खटकने लगा, कैसे अलग होने लगा? देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज दिन ब दिन उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों की मांग थी कि हमें और भी क्षेत्र आप दें, ठीक है, दीवानी के लिए या फिर जमींदारी के लिए, ठीक है, ताकि हम वहाँ पर अपना काम कर सकें, बिजनेस कर सकें, ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर सकें। परंतु मीर जाफर क्या कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी बात से टाल देता था कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होने लगी। इसके अलावा अंग्रेज को एक दस्तक भी मिला था, है ना, दस्तक भी मिला था 1717 में, 1717 में इनको दस्तक भी प्राप्त हुआ था। बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का, है ना, किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा इनको दस्तक भी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वो बंगाल में एक निश्चित रकम दे करके टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे। अब देखिए ना, ये मीर जाफर को या फिर बंगाल को बहुत ज़्यादा जो बंगाल में ये व्यापार कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत गलत तरीके से इस दस्तक का ये प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। तो मीर जाफर की नज़रों में कहीं ना कहीं अंग्रेज खटकने लगे थे और वो उनसे कटना शुरू कर दिया था और उनकी बात भी नहीं मान रहा था। ठीक है। आगे एक और घटना क्या होती है, मीर जाफर जो होता है वो डचों को इनवाइट करता है, डचों को बोलता है कि आप बंगाल आइए और अंग्रेज़ों को यहाँ से, अंग्रेज़ों की जो शक्ति है उसको यहाँ पे कम करने में हमारी मदद करिए, या फिर अंग्रेज़ों को हटाने में आप हमारी मदद करिए। अब डचों के लिए तो ये अच्छा ऑफर था। ठीक है। तो डचे मान जाते हैं और अपनी सेना को बंगाल में बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और आगे चल के दोस्तों इसी घटना में 1759 में, है ना, नवंबर 1759 में एक युद्ध होता है, चिंसोरा का युद्ध, या फिर इसको बोलते हैं वेदरा का युद्ध। वेदरा या चिंसोरा एक ही चीज़ है। ठीक है। कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे, बंगाल में ही हुगली नदी के पास में चिंसोरा नामक जगह है। ठीक है। तो यहाँ पर होता है चिंसोरा का युद्ध, या फिर वेदरा का युद्ध के नाम से भी आप जानते हैं, 1759 में। ठीक है। क्यों होता है, किससे होता है? डचों से होता है, डच वर्सेस अंग्रेज। क्यों होता है? क्योंकि मीर जाफर डचों को बुलाता है कि आप यहाँ से अंग्रेज़ों को हटाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है। अंग्रेज बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो डच भी मान जाते हैं कि हमें फ्री में बंगाल में काम करने मिलेगा, है ना, तो वो भी आ जाते हैं। और यहाँ पर एक युद्ध होता है चिंसोरा का युद्ध या फिर वेदरा का युद्ध, है ना। इस युद्ध में डच आसानी से हार जाते हैं। ठीक है। डच हार जाते हैं और डचों का भारत से जो सुपड़ा होता है वो साफ़ हो जाता है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद से डच भारत से चलेगा, या फिर यहाँ पर उनकी शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। तो वेदरा का युद्ध हुआ था नवंबर 1759 में। इसके बाद से डचों का भारत में अंत हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये कब की बात है? 59 नवंबर 1759 की। ठीक है। अब अंग्रेज बोलते हैं, भैया मीर जाफर, हमने आपको बंगाल की गद्दी पर बैठाया, हमने आपको बंगाल का नवाब बनाया, और आप हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आप डचों को बुलाकर युद्ध करवा रहे हैं, इसके अलावा आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आप हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं। तो चूँकि बनाया तो अंग्रेज़ों ने ही था ना, अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली थे, तो वो क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब, बंगाल का नवाब बना देते हैं। बात समझ में आ गई?
देखिए 1757 से 1760 तक कौन था? मीर जाफ़र। इसको क्यों हटा दिया? क्योंकि वो अंग्रेज़ों की सुन नहीं रहा था बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उन्होंने डचों को बुला लिया, है ना, अपनी हेल्प के लिए। तो ये सारी चीज़ों के चलते अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया और नए नवाब मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया या फिर बना दिया। ठीक है, अब 1760 में बंगाल के नवाब कौन है? मीर कासिम। ठीक है, बंगाल के नवाब कौन बन गए? मीर कासिम। अब समझिए, ठीक है, मीर कासिम को बना दिया, यहाँ पर डचों का अंत हो गया। अब और चीज़ समझिए, ये 1759 में वेदरा के युद्ध से डचों का अंत हो गया। ठीक है, डचों का इंडिया में खेल खत्म हो गया। इसके अलावा 1760 में आगे हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास, है ना, थर्ड कर्नाटक वॉर के अंतर्गत, थर्ड कर्नाटक वॉर। ठीक है, हमने ये सब सारी चीज़ें दोस्तों हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, थर्ड कर्नाटक वॉर के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध, है ना। इसमें किसका अंत हो गया था? इसमें फ्रांसीसियों का, है ना, फ्रांसीसियों का भारत में अंत हो गया था एक प्रकार से। ठीक है, तो 1759 में डचों का अंत हो गया भारत में और 1760 में किसका अंत हो गया? फ्रांसीसियों का अंत हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो कोई बाहरी कंपनी भी भारत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। सिर्फ, ठीक है, सिर्फ भारत के लोग हैं, भारत के नवाब हैं, भारत के राजा हैं और अंग्रेज बचे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इनका तो अंत हो गया। अब मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मीर जाफ़र से ये नए और क्षेत्र मांग रहे थे कि आप हमें इन क्षेत्रों की भी जमींदारी दीजिए। ठीक है, तो उसमें 3 क्षेत्र थे दोस्तों, वर्धमान, एक था वर्धमान, एक था चटगांव। ठीक है, एक था वर्धमान, एक था चटगांव और एक था मिदनापुर, है ना। अंग्रेज ये बोल रहे थे, मीर जाफ़र के टाइम पे भी ये बोल रहे थे कि हमें ये 3 जो ज़िले हैं या फिर 3 क्षेत्र हैं, इनकी दीवानी भी दें, है ना। ये जो 3 क्षेत्र हैं इनकी भी हमें दीवानी चाहिए या फिर जमींदारी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 24 परगना से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, ये 3 क्षेत्र हैं, इनकी भी हमें जमींदारी या फिर दीवानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मीर जाफ़र इसको टाल रहा था, एक कारण ये भी था। ठीक है, तो मीर कासिम के नवाब बनते ही इन 3 जिलों की इसको जो अंग्रेज़ थे उनको जमींदारी या फिर दीवानी मिल जाती है। ठीक है, तो इसके काम पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिएगा कि वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त होती है जैसे ही मीर कासिम को ये नवाब बनाता है 1760 में। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए अब क्या होता है। ये 3 क्षेत्र तो अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था अंग्रेज़ बहुत लालची थे, उनका लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अब जब इन 3 क्षेत्रों की उनको दीवानी मिल गई तो यहाँ से भी बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उनके पास अच्छा खासा टैक्स आ रहा था, पैसा आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और क्या था, दस्तक मैंने आपको बताया था। इसके अलावा उनको बंगाल के नवाब को तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना नहीं है, जो एक फिक्स अमाउंट है वो ही देना है ना। तो कहीं ना कहीं बंगाल को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। बंगाल का जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो तो खाली हो रहा था, लेकिन अंग्रेज दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे, पैसा उनके पास आता जा रहा था। और वो बंगाल का जो नवाब था उस पर वो लगातार प्रेशर बनाते जाते थे कि आप हमारे लिए ये कीजिए, वो कीजिए, है ना। तो प्रेशर लगातार मीर कासिम के ऊपर बनता जा रहा था। अब देखिए जो मीर जाफ़र है ना, इसको अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का सबसे योग्य, ठीक है, अलीवर्दी खां के बाद यदि किसी को बंगाल का सबसे योग्य शासक कहा जाता है तो वो कहा जाता है मीर कासिम को। क्यों कहा जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सबसे योग्य शासक रहा है अलीवर्दी खां के बाद, ऐसा कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए मीर कासिम। अभी जब मैं इसके काम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कैसे योग्य था देखिए, अब मीर कासिम को ये समझ में आ गया था कि जो अंग्रेज़ों की भूख है वो कभी शांत नहीं हो सकती, मैं कितना भी इनके लिए कुछ कर लूँ। ठीक है, तो इसने कुछ काम करने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और लिखना हो तो आप लिखते चलिए। चलिए देखिए क्या हुआ, मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया, है ना।
ये 3 जिले उनको मिल गए। अब अंग्रेज लगातार प्रेशर बना रहे थे, तो इसने भी क्या किया, थोड़ा सा खुद को अंग्रेज़ों से अलग करने के लिए सबसे पहला काम इसने क्या किया, इसके कार्य में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी अभी राजधानी क्या थी दोस्तों, राजधानी क्या थी बंगाल की, ठीक है, मुर्शिदाबाद थी, है ना, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। तो इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को ट्रांसफ़र कर दिया, है ना, ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों कर दिया, देखिए थोड़ा सा राजधानी को हम चर्चा कर लेते। सबसे पहले क्या थी राजधानी, ढाका, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद आई, मुर्शिदाबाद किसने लाई थी दोस्तों, मुर्शिद कुली खान ने, है ना, ये सब हमने चर्चा की हुई है, मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद, आप लिख लीजिएगा। और फिर मीर कासिम ने क्या बनाई, मुंगेर, ये बिहार के पास एक जगह है, ठीक है, बिहार के पास। देखिए मुर्शिदाबाद कहाँ है, कलकत्ता के पास है, और ढाका कहाँ है, अभी वर्तमान में बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद हुई और मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये राजधानी रही हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कब कब चेंज हुई या किसने चेंज की, तो ये मीर कासिम ने की, ये मुर्शिद कुली खान ने की थी, और ढाका पहले थी, ठीक है। तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार के पास है, मुंगेर कहाँ पर है, बिहार के पास, राजधानी को ट्रांसफ़र किया। क्यों किया, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और जो मीर कासिम था, देखिए नवाब कौन है बंगाल का, बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम। जनता के लिए काम किसको करना है, मीर कासिम को। पूरा राज्य किसको संभालना है, मीर कासिम को, ठीक है। अब जब इतना ज़्यादा किसी नवाब पर प्रेशर बना दिया जाएगा तो वो जनता के लिए या फिर अपने राज्य के लिए काम कैसे करेगा, क्योंकि उत्तरदायी तो जनता के प्रति है ना वो, है ना। तो उसने मुंगेर बिहार से दूर, मतलब जो कलकत्ता था, है ना, मुर्शिदाबाद जो था ये कलकत्ता के पास था, और यहाँ पर अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बहुत था क्योंकि वो यहीं पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं राजधानी थोड़ा दूर ले जाता हूँ कलकत्ता से या फिर मुर्शिदाबाद से, जहाँ पर थोड़ा अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम हो पाएगा। तो इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो आप ये राजधानी का क्रम भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको पता था कि आगे इन फ्यूचर चलकर हमारा युद्ध अंग्रेज़ों से होना ही, क्योंकि ये दिन ब दिन हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, है ना। और जैसे ही मैं इनके खिलाफ कुछ एक्शन लूँगा या फिर कुछ इनके विरुद्ध कार्य करूँगा या फिर इनकी नहीं मानूंगा, हमारा युद्ध होना तय है। तो इसने खुद की जो सेना थी इसको, ठीक है, सेना को यूरोपीय तरीके से, एक प्रकार से देखा जाए तो यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित करना स्टार्ट कर दिया, है ना। जो इसकी सेना थी, देखिए भारतीयों की जो सेना थी उसमें कमी क्या रहती थी कि कुशल सैनिक नहीं थे, मतलब वही थे कि हथियारों से लड़ रहे हैं, तलवारों से लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी, तो है ना। तो इसने क्या किया, जबकि अंग्रेज क्यों युद्ध जीत जाते थे आराम से, क्योंकि उनकी सेना बहुत अच्छे से प्रशिक्षित होती थी, उनके पास आधुनिक उस टाइम के हथियार होते थे, गन होती थी, तोपें होती थी, इसलिए अंग्रेज आसानी से जीत जाते थे। तो इसने क्या किया, सेना को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित करना स्टार्ट किया, ठीक है। तोपें, एक हथियार बिहार के पास ही, ठीक है, हथियारों के लिए एक कारखाना भी बनवाया था, ठीक है। और अत्याधुनिक तरीके से सेना को प्रशिक्षित करना स्टार्ट किया। इसके अलावा एक इसका प्रमुख कार्य दोस्तों क्या था, ठीक है, इसने बंगाल सभी के लिए टैक्स फ्री कर दिया। बंगाल को सभी के लिए टैक्स फ्री कर दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको मतलब थोड़ी आप समझिए, है ना। देखिए 1717 में अंग्रेज़ों को फर्रुखसियर, जो कि नवाब था, है ना, मुग़ल बादशाह था, उसने अंग्रेज़ों को दस्तक दिया था कि आप बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, 3000 रुपये के 3000 रुपये की, मतलब फिक्स अमाउंट देंगे, 3000 रुपये, उसके बदले आप व्यापार करेंगे टैक्स फ्री, है ना। तो जो मीर कासिम था उसने बंगाल में सभी के लिए टैक्स फ्री किया। अब देखिए दस्तक कौन, जो दस्तक था, है ना, जो 1717 में अंग्रेज़ों को मिला था फर्रुखसियर के द्वारा, ठीक है। अब इसको जो बंगाल का नवाब था वो तो समाप्त कर नहीं सकता था, इसको कौन समाप्त कर सकता था, मुग़ल बादशाह समाप्त कर सकता था, ठीक, अंग्रेज़ तो बंगाल का नवाब तो कर नहीं सकता था। तो इसको प्रभावहीन करने के लिए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा पैसा इनको मिल नहीं रहा था, ठीक है,
मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने ये सोचा मीर कासिम ने, किस प्रकार से हम क्या करें कि इनका ये जो दस्तक है ना 1717 में मिला था, ये प्रभावहीन हो जाए। तो इसने क्या किया, सभी जितने भी लोग व्यापार कर रहे थे है ना, लोकल लोग, क्योंकि ये तो फ्रांसीसी और डच तो चले ही गए थे, तो बंगाल में जितने भी सभी लोग थे है ना, मतलब अंग्रेज़ों के अलावा जो लोकल व्यापारी थे, सबके लिए टैक्स फ्री कर दिया। अब देखिए टैक्स फ्री से क्या होगा, अभी तक क्या होता था, अंग्रेज टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी एक प्रकार से मार्केट में मोनोपाली थी है ना, वो ही ज़्यादा संपन्न हो रहे थे, बाकी जो लोकल व्यापारी थे वो गरीब हो रहे थे, क्योंकि उनको टैक्स देना नहीं है सरकार को, तो वो सामने वाले को कम में चीज़ बेचेंगे ना, है ना। जब बंगाल में सबके लिए टैक्स फ्री हो गया, तो अब देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया अंग्रेज़ों का भी, और अंग्रेज़ों को भी इसमें लॉस होने लगा, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने सबके लिए टैक्स फ्री किया था। टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पैसा आप नहीं दोगे, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट दे दोगे आप, है ना, ये होता है टैक्स फ्री का मतलब, ठीक है। तो ये 3 कार्य उसने किए। अब जो ये वाला काम किया था ना, ये अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा चुभ गया कि भैया हमने ही तुम्हें नवाब बनाया और तुम हमारे विरुद्ध ही काम कर रहे हो, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि हमने ही आपको नवाब बनाया और आप हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में भी क्या हो गई, ठन गई है ना, और द्वेष की भावना यहाँ पर आ गई। और दोस्तों फिर 3 युद्ध लगातार होते हैं। कौन कौन से युद्ध होते हैं, 3 युद्ध होते हैं यहाँ पर। एक होता है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक होता है कटवा का युद्ध, ठीक है, एक होता है गिरिया का युद्ध, और एक होता है उदयनाला का युद्ध। एक होता है कटवा का युद्ध, एक होता है गिरिया का युद्ध, एक होता है उदयनाला का युद्ध, है ना। कटवा का युद्ध दोस्तों होता है 1763 में, ठीक है। गिरिया का युद्ध होता है दोस्तों 1763 में, ठीक है। और जो उदयनाला का युद्ध होता है, ये होता है 1764 में। किस किस के बीच होते हैं, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में ये 3 युद्ध होते हैं दोस्तों। एक होता है कटवा का युद्ध, एक होता है गिरिया का युद्ध, और एक होता है उदयनाला का युद्ध, है ना। और तीनों युद्ध में दोस्तों मीर कासिम की क्या होती है, हार। क्या होती है, मीर कासिम की हार होती है। तीनों युद्ध में मीर कासिम की हार होती है। और मीर कासिम जब युद्ध में हारता है दोस्तों, तो ये भागकर कहाँ चला जाता है, अवध, है ना, भागकर कहाँ चला जाता है, अवध, है ना। युद्ध क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि उसने ये कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिए जिससे अंग्रेज इससे रुष्ट हो गए एक प्रकार से, है ना। देखिए ये यहाँ पर बंगाल है ना, बंगाल के साइड में ही एक सॉरी, बंगाल के साइड में ही एक राज्य है अवध, है ना। तो मीर कासिम जब ये युद्ध हारता है 3-3, है ना, इनमें हारता है, उसमें उदयनाला का जो लास्ट वाला युद्ध था, इसमें बहुत बुरी तरीके से हारता है और भाग करके कहाँ चला जाता है, अवध चला जाता है। और अवध का दोस्तों उस टाइम जो शासक था वो था शुजाउद्दीन। अवध का शासक कौन था, शुजाउद्दीन, ठीक है। तो शुजाउद्दीन जो मीर कासिम था, इसको शरण दे देता है शुजाउद्दीन अपने राज्य अवध में। क्यों देता है, देखिए सबको पता था उस टाइम, जितने भी राजा महाराजा थे, चाहे वो अवध के हों चाहे सेंट्रल में बैठे हों, ठीक है, कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत तेज़ी से पैर पसार रहे हैं और सभी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना। तो चूँकि ये बंगाल के जस्ट बगल में था अवध, है ना, तो जो शुजाउद्दीन था अवध का राजा था, उसको पता था कि इन फ्यूचर अंग्रेज हम पर हावी होंगे, हम पर भी हमला करेंगे ही, तो क्यों ना हम इसको जो मीर कासिम था, यहाँ का नवाब था बंगाल का, उसको हम शरण दें, है ना। तो इसको शरण दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका एक अलायंस बन जाता है, ठीक है। अब देखिए केंद्र में कौन बैठा है केंद्र में जो मुगल बादशाह थे दोस्तों उस टाइम कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, ठीक है। ये कौन बैठे थे, केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए थे, शाह आलम द्वितीय केंद्र में बैठे हुए थे, ठीक है। अब देखिए अवध के नवाब शुजाउद्दीन केंद्र में बैठे हैं शाह आलम द्वितीय, और जो मीर कासिम भाग करके आया है जो कि बंगाल का नवाब था, है ना, 3 युद्ध हारने के बाद, ठीक है, वो है अवध में शरण लेकर, शरणार्थी के रूप में अवध में रुका हुआ है, शुजाउद्दीन ने उसको शरण दी हुई है, ठीक है। तो
तो दोस्तों शाह, जब इनका अलायंस बन जाता है अवध के राजा का और मीर कासिम का, तो उसमें शाह आलम द्वितीय भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि पता था उनको कि अंग्रेज बहुत तीव्र गति से भारत में फैल रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हमें भी इन फ्यूचर युद्ध करना पड़ेगा। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर सोचा क्यों ना हम साथ में मिलकर के जब अंग्रेजों से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर हावी होंगे और उनको यहाँ से बाहर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर के दोस्तों एक अलायंस बनाते हैं, है ना। कौन कौन मिलकर के? शाह आलम द्वितीय प्लस शुजाउद्दीन, है ना, ये कौन है? अवध के नवाब। ये कौन है? मुगल बादशाह, है ना। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह। और प्लस जो भाग करके आया है कौन? मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। ये कौन है? बंगाल का नवाब। ठीक, ये तीनों एक अलायंस बनाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, बात समझ में आई? वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, वर्सेस अंग्रेज युद्ध की घोषणा कर देते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। इस प्रकार से ये इनका अलायंस बनता है। ठीक है, अब आगे की कहानी हम समझते हैं दोस्तों, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जो मीर कासिम था, ठीक है, बंगाल का नवाब कब बनता है? 1760 में, है ना। मीर जाफ़र को हटाकर बनाया जाता है। ठीक है, वो बहुत सारे कार्य करता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बदलता है, जो कि बिहार के पास है। ठीक है, सेना को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करता है अत्याधुनिक तरीके से। बंगाल के में सभी के लिए टैक्स फ्री कर देता है व्यापार को, है ना। इनके इस कार्य को देखकर कहीं ना कहीं अंग्रेज और इनके बीच में बनती नहीं है, और 3 युद्ध होते हैं इसके परिणाम स्वरूप, कटवा, गिरिया और उदयनाला। तीनों युद्ध में जो मीर कासिम है वो हारता है, और हार करके अवध जो बंगाल के जस्ट बगल में था उसमें जाकर के शरण लेता है। शुजाउद्दीन को भी अपने फ्यूचर का या फिर भविष्य का खतरा था अंग्रेज़ों को लेकर के, तो वो इसको शरण दे देता है। और इसी अलायंस में, इन दोनों के अलायंस में शाह आलम द्वितीय भी आ जाते हैं, जो कि मुगल बादशाह थे। तो इन तीनों का एक अलायंस बनता है, जिसे बोलते हैं शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दीन और मीर कासिम। एक थे मुगल के नवाब, मुगल बादशाह, एक थे अवध के नवाब, एक थे बंगाल के नवाब। ठीक है, और ये युद्ध की घोषणा कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब आगे की चर्चा हम करते हैं आगे, है ना दोस्तों। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ था, कहाँ किन किन के बीच में। एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, है ना। सबसे पहले शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन है इनके साथ में? ठीक है, शाह आलम द्वितीय के अलावा कौन है? शुजाउद्दीन है ना, शुजाउद्दीन है। और इनके साथ में कौन है? मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, इनका एक अलायंस है। ठीक है, तीनों लड़ रहे हैं साथ में, इनकी तीनों की सेना है। वर्सेस कौन है? अंग्रेज, अंग्रेज। ठीक है, इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। डेट क्या है दोस्तों? तो डेट है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764, है ना। डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। वन डे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 लोगों का अलायंस बना था। दिल्ली के नवाब थे, सॉरी दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल बादशाह थे। शुजाउद्दीन जो कि अवध के नवाब थे, है ना। और मीर कासिम कौन थे? जो कि भागकर शरणार्थी बने हुए थे अवध में, जो कि बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और इनका युद्ध हुआ बक्सर नाम के स्थान में, है ना। बिहार के पास एक जगह है जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, अब ये युद्ध भी दोस्तों, जब इनका युद्ध होता है ना, इनकी सेना करीब कितनी रहती है? जो ये अलायंस था करीब 20,000 बहुत बड़ी सेना थी। अंग्रेज़ों से करीब 3 गुना सेना थी, है ना। जो ये अलायंस था इनकी करीब 3 गुना सेना थी। इनके करीब 6,000 थे और इनके 20,000 थे। फिर भी अंग्रेज़ों ने ये युद्ध जीत लिया। कौन जीतता है? अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। यहाँ पे भी वो यही करते हैं दोस्तों, कुछ छल कपट करते हैं, उनके कुछ लोगों को अपनी ओर में लाते हैं ना। हमेशा उनका यही था, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करते थे और युद्ध जीत जाते थे। ठीक है, अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब युद्ध जीत जाते तो मीर कासिम जो था, ठीक है, मीर कासिम भाग जाता है वहाँ से, है ना। वहाँ से भाग जाता है और कहीं चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब ये युद्ध जीत जाते हैं अंग्रेज, तो आपको पता होगा जब भी युद्ध कोई ख़त्म होता है, समाप्त होता है, जीतता है या फिर कोई हारता है, तो एक संधि होती है। ठीक है, तो इसी युद्ध का परिणाम थी इलाहाबाद की संधि, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं, इलाहाबाद की
संधि। ठीक है, बक्सर के युद्ध का परिणाम थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, कब हुई ये? 1765 में, 1765 में। एक और चीज, इस युद्ध में दोस्तों जो अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। है, यहां पे आप लिख लीजिएगा हेक्टर मुनरो, है ना। देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव था ना दोस्तों, वो 1760 में, 1760 में कहाँ चला गया था? ब्रिटेन चला गया था छुट्टी मनाने, है ना, अपने देश चला गया था छुट्टी मनाने। और बक्सर का युद्ध फिर आया था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, अब जब ये इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, तो फिर से रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है और ये इलाहाबाद की पूरी संधि को संपन्न कराता है। अब जो इलाहाबाद की भी दोस्तों संधि हुई थी ना, ये यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो दो इलाहाबाद की संधि होती हैं। एक होती है शुजाउद्दीन के साथ, एक होती है शुजाउद्दीन के साथ जो कि अवध का नवाब था, और एक होती है शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह। ठीक है, मीर कासिम तो भाग गया था, है ना, मैदान छोड़ करके। तो शुजाउद्दीन और शाह आलम द्वितीय के साथ दो संधियाँ होती हैं। एक होती है इसके साथ 12 अगस्त 1765 को, और इसके साथ होती है दोस्तों 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, ये दो संधियां होती हैं इनके बीच में, शुजाउद्दीन और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है, अब इन संधियों में क्या होता है वो आप थोड़ा समझिए, है ना। तो सबसे पहले जो 12 अगस्त को होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, है ना, तो इसमें ये बोला जाता है कि हम आपको 2 क्षेत्र देंगे, है ना। सबसे पहले तो इनसे ये बोला जाता है आपको हमें संपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दीजिए। ठीक है, जो संपूर्ण बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, इसकी हमें दीवानी चाहिए पूर्णतः, है ना, पूर्णतः दीवानी चाहिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। एक बात और याद रखिए, जब ये मीर कासिम भाग गया था ना, तो पुनः मीर जाफर को, ठीक है, कब भाग गया था ये? जब इसके युद्ध हुए थे 1764 में, है ना। तो 1764 के टाइम पे मीर जाफर को पुनः बंगाल का इन्होंने नवाब बना दिया था, बंगाल का नवाब 64 में। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1757 में सबसे पहले मीर जाफर को बनाया। ठीक है, फिर 1760 में इसको हटा कर मीर कासिम को बनाया, फिर पुनः मीर जाफर को बनाया 1764 में। ठीक है, तो अभी 1764 से कौन है? मीर जाफर बंगाल का नवाब है। ठीक है, 1765 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ अलग है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस जो ये इलाहाबाद की संधि थी, इसका पहला क्या था कि हमें बंगाल, बिहार, अंग्रेज बोलते हैं शाह आलम द्वितीय से कि हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी चाहिए वैध रूप से। वैध रूप से मतलब यह है कि आपके भैया सिग्नेचर होंगे कि हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं ली है, हमने बाकायदा जो केंद्र के मुगल बादशाह थे उनकी परमिशन से हमने पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ली हुई है। ठीक है, अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत बड़ा था, है ना, तो आसानी से कैसे दे देते? ठीक है, शाह आलम द्वितीय कहते हैं अंग्रेज़ों से कि हम कैसे दे दें इतने बड़े क्षेत्र की आपको दीवानी। तो अंग्रेज उनसे ये बोलते हैं, अंग्रेज बहुत चालाक थे, है ना, तो अंग्रेज बोलते हैं आप टेंशन में नहीं लीजिए, हम आपको 2 क्षेत्र देते हैं, है ना, हम आपको 2 क्षेत्र देते हैं, एक कड़ा, ठीक है, अवध के ये क्षेत्र थे, एक कड़ा और एक इलाहाबाद। ठीक है, ये कहाँ के क्षेत्र थे? अवध के क्षेत्र थे। अब आप बोलेंगे अवध के क्षेत्र कैसे दे दिए? तो देखिए अवध का राजा भी तो हारा था ना युद्ध, तो अवध के राजा तो इन्होंने जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनसे ये बोला कि हम आपको जो अवध के नवाब हैं उनसे कड़ा और इलाहाबाद जो उनके 2 क्षेत्र हैं हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डील होती है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आप हमको दीजिए, इसके बदले हम आपको कड़ा, इलाहाबाद देंगे, है ना। इसके अलावा, है ना, आपको पेंशन के रूप में करीब 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए प्रति वर्ष हम आपको पेंशन देंगे या फिर टैक्स देंगे इस बंगाल का, आप इस प्रकार से समझ लीजिए, है ना। तो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष हम आपको पेंशन या फिर टैक्स देंगे। तो ये डील होती है शाह आलम द्वितीय के द्वारा इलाहाबाद की संधि के नाम से 12 अगस्त 1765 को। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। तो इसको बोला जाता है, भैया देखिए कड़ा और जो इलाहाबाद है ये हमें चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि युद्ध आ रहा है, छोटा से राज्य का राजा है, नवाब है। ठीक है, तो ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद किसको मिल जाते हैं? शाह आलम द्वितीय को, अंग्रेज इनको दिलवा देते हैं। दूसरी चीज़, इनका एक किला होता है दोस्तों, चुनार का किला, है ना, अवध में एक किला होता है
चुनार का किला। तो अंग्रेज बोलते हैं ये चुनार का किला भी हमें चाहिए, यहाँ पर हम अपनी सेना रखेंगे, इसके अलावा आप अपनी सेना नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चुनार का किला मिलता है और अंग्रेज इसे यहाँ पर अपनी सेना को यहाँ पर स्थापित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 50 लाख रुपए जुर्माना भी शुजाउद्दीन पर, ये शुजाउद्दीन जो कि बंगाल का नवाब था उस पर लगाते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी ना। 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी, एक हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ और एक हुई थी शुजाउद्दीन के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज़ मैंने आपको इलाहाबाद की संधि पर बना, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बक्सर की युद्ध के बाद से जो अंग्रेज थे भारत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। देखिए पूरा का पूरा उनको बंगाल मिल गया है वैध रूप से, है ना। उसमें साइन किसके हैं, केंद्र में जो मुगल बादशाह हैं उसके पूरे साइन वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए काफ़ी कितना ज़्यादा प्रभाव हो गया कि बंगाल के नवाब को जो केंद्र में मुगल बादशाह हैं उनकी शर्तों पर बैठे हुए हैं, पेंशन पर बैठे हुए हैं, शुजाउद्दीन उनकी शर्तों पर दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरा भारत उनके कंट्रोल में आ जाता है बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो ये था दोस्तों इलाहाबाद की संधि, है ना। अब जब इलाहाबाद की दोस्तों संधि होती है तो इसके बाद और कुछ चीज़ें हम समझते हैं, है ना, ठीक है। 1764 से 1765 कौन था, मीर जाफर। 65 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ और नवाब आपको बता देता हूँ बंगाल के। इसके बाद एक दोस्तों नवाब बनता है ना, इसकी मृत्यु के बाद नजमुद्दौला, ठीक है। इसके बाद बनता है सैफुद्दौला और लास्ट बनता है दोस्तों मुबारक-उद-दौला। बात समझ में आ गई। देखिए बंगाल का नवाब कौन था, सबसे पहले 1757 में प्लासी में बनाया गया था मीर जाफर को, है ना। फिर 1760 में हटा दिया गया, 1760 में बना मीर कासिम। फिर 1764 में बना मीर जाफर, है ना। फिर 65 में इसकी मृत्यु हो जाती है और नया बनता है नजमुद्दौला, है ना। फिर उसके बाद सैफुद्दौला बनता है और फिर लास्ट पर रहता है जो बंगाल का नवाब, वो रहता है मुबारक-उद-दौला, ठीक है। मुबारक-उद-दौला 1775 तक रहता है। ये 1775 में ये अंतिम एक प्रकार से यदि हम बात करें जो बंगाल का नवाब रहता है अंतिम मुबारक-उद-दौला। अब एक दिमाग में और आपके क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के नवाब बना क्यों रहे थे जब वो इतने शक्तिशाली हो गए। तो देखिए बंगाल का नवाब सिर्फ एक प्रकार से उनके इशारों पर काम करने के लिए बना रहे थे, क्योंकि देखिए एक रीज़न ये भी था कि डायरेक्ट वो प्रशासन इसलिए भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जो जनता है वो तो कहाँ है, यहाँ की जनता है ना, वो कैसे किसी गोरे को एक्सेप्ट कर लेगी अपने राजा के रूप में, है ना। तो इसलिए वो राजा सिर्फ नाम मात्र का राजा बनाते थे। इसके अलावा राजा को पूरा कार्य दे देते थे प्रशासन के लिए कि आप पूरा प्रशासन चलाइए। इसके अलावा पूरा जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो अंग्रेज करते थे। अभी हम आगे और चर्चा करते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ, है ना। ये दोस्तों थी इलाहाबाद की संधि, है ना। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चर्चा करते हैं हम। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि थी। अब हम थोड़ा और देखते हैं बंगाल का द्वैध शासन और समझते हैं। इसके बाद से अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल में कार्य किया, है ना, वो भी समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 के बाद बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नेंस बोलेंगे इसको, है ना। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। किस प्रकार से, एक इन्होंने कार्य रखा दीवानी, ठीक है, एक कैटेगरी रखी दीवानी और एक रखी निज़ामत। एक था दीवानी और एक था निज़ामत। दीवानी में क्या था दोस्तों, दीवानी में था राजस्व वसूली। दीवानी कार्यों में था राजस्व की वसूली, जो भी टैक्स होगा राज्य का, है ना, वो रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट करना, दीवानी कार्य। और निज़ामत में क्या था, प्रशासन चलाना, राज्य का प्रशासन चलाना। इसमें क्या होगा कि भैया आपको न्याय व्यवस्था देखनी है राज्य की, है ना, जनता को देखना है, जनता के जो भी कार्य होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में सड़क वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो प्रशासन के जो भी कार्य होगा वो निज़ामत के अंतर्गत आता था। राजस्व वसूली, टैक्स कलेक्शन, जो भी रेवेन्यू आएगा वो था दीवानी के अंतर्गत, है ना।
ये पावर किसको दी गई थी? ये रखी थी कंपनी ने अपने पास। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पावर रखी थी अपने पास, है ना। और जो निज़ामत प्रशासन वाली चीज़ थी ये थी नवाब के पास। नवाब के पास। बात समझ में आई, है ना। देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई 1765 में, उसके बाद उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, है ना, जिसमें दो कैटेगरी बांटी, दीवानी निज़ामत। दीवानी में था राजस्व वसूली, निज़ामत में था प्रशासन को चलाना, है ना। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो राजस्व वसूली या फिर दीवानी कार्य रखे कंपनी ने अपने हाथों में, और जो प्रशासन वाले कार्य थे वो थे नवाब के हाथों में। अब इसमें देखिए कितनी खतरनाक चीज़ थी ये, है ना। अब जितना भी ये, अब यहाँ पर क्या है, जनता है या फिर राज्य है? जनता, ठीक है, जनता यहाँ बीच में बैठी हुई है। अब जो भी जनता से ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, किसान है उससे राजस्व वसूलेंगे, जो भी टैक्स आएगा वो किसके पास जाएगा? कौन वसूलेगा? टैक्स वसूली कौन करेगी? कंपनी, है ना। मतलब जनता जो भी टैक्स देगी वो किसको देगी? कंपनी को देगी, है ना। कंपनी के लोग जनता से टैक्स वसूलेंगे, है ना। और कार्य कौन करेगा जनता के लिए? कार्य कौन करेगा? कार्य कौन करेगा? कार्य करेगा नवाब, है ना। क्योंकि प्रशासन कौन देख रहा है? जनता के लिए काम कौन करेगा, है ना। जैसे आप यदि वर्तमान की बात करें तो सड़क हो गई, बिजली हो गई, जो भी सुविधाएं होती हैं, है ना, वो कौन देखता है? पूरा प्रशासन चलता है ना, एक सिस्टम बना हुआ है। उसी प्रकार से प्रशासन पूरा कौन देखता था? नवाब। अब देखिए राज्य का कार्य कैसे चलता है? जनता के टैक्स से ही चलता है ना। जनता अभी वर्तमान में जो पूरा, हम इंडिया की यदि बात करें, जो पूरा सिस्टम चलता है, कहीं ना कहीं जो भी सरकार कार्य करती है जनता के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, तो वो कहाँ से करती है? उसके पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से ही आता है ना। हम जनता का पैसा ही तो रहता है। तो पैसा, अब होता क्या था कि कार्य नवाब को करना है और पैसा जा रहा है कंपनी के पास। अब कंपनी जो नवाब थी इसके लिए बहुत कम, बहुत थोड़ा पैसा देती थी कि भैया इतने में काम चलाओ, है ना। मान लीजिए 10 रुपये कलेक्ट, 100 रुपये मान लीजिए टैक्स आया, तो 10 रुपये दे दिए नवाब को कि इतने में आप काम चलाओ, प्रशासन देखो। अब इतने कम रुपए में कैसे प्रशासन चलेगा? तो इस प्रकार से बहुत ही खराब सिस्टम था ये बंगाल में द्वैत शासन, ठीक है, जो कि इलाहाबाद की संधि या फिर बक्सर के युद्ध के बाद लाया गया था, ठीक है। इसी के चलते दोस्तों 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, भूख से लोग मर गए थे। क्यों? उसका रीज़न था ये सिस्टम, बंगाल में द्वैत शासन। जनता के पास पैसा ही नहीं है, जनता के ऊपर आप खर्च ही नहीं कर रहे हो, पूरा पैसा आप कंपनी या फिर अपने देश ले जा रहे हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों ड्यूअल सिस्टम, ठीक है। इसके कारण आगे चल करके क्या हुआ था ये, ठीक है। और ये जो द्वैत शासन था दोस्तों, आगे चल करके 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको हम और आगे चीज़ें को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने पढ़ा पूरा किस प्रकार से बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बंगाल में द्वैत शासन किस प्रकार से इलाहाबाद की संधि के बाद ये चीज़ें हुई, है ना। थोड़ा सा हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध जीता, है ना, बांडीवास हुआ, वेदरा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। फिर 1760 में ये छुट्टी मनाने कहाँ चला गया था? ब्रिटेन, अपने देश चला गया था, ठीक है, ब्रिटेन चला गया था, ठीक है। फिर 1765 में आया ये इलाहाबाद की संधि करने। इलाहाबाद की संधि किसके देख रेख में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के देख रेख में हुई थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो 1765 में आया, फिर 1767 में ये चला गया ब्रिटेन, 1767 में ब्रिटेन चला गया। और आगे चल करके दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है ना। इसकी मृत्यु कब होती है वो बता देता हूँ, 1774 में। 1774 में ये आत्महत्या कर लेता है, कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में ये आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रख। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, बक्सर का युद्ध 1764। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से, ओवरऑल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज में भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।